हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चा, आज का जो क्लास होने वाला है वो होगा आपका ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें सारे के सारे प्रश्न उत्तर पूरे व्याख्या के साथ, पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करवा चुके हैं। और हाँ, आपको ये भी बताया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन से साल पूछा गया है। ठीक है, आज हम सेकंड नंबर चैप्टर करने वाले हैं। आपको उससे पहले बता दें कि ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप बिहार बोर्ड के छात्र हो, यूपी बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के या फिर सीबीएसई बोर्ड के, सभी के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्लासेस चलाए जा रहे हैं। क्योंकि हम सभी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बैंक, उसके क्वेश्चन को अध्ययन करने के बाद यहाँ क्लास लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है कि किसी एक बोर्ड के लिए है, सभी के लिए है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्लास है ये एनसीईआरटी और एसपीपीटी दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो भी अच्छा है, एसपीपीटी पढ़ते हैं तो वो भी अच्छा है, आपको दोनों यहाँ पे मिलेगा लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस सेशन को करते हैं शुरुआत। सेशन को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। कुछ नहीं भी पढ़े तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सेशन समाप्ति के बाद आपका टेलीग्राम पे बच्चा इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स दोनों में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे आपका जो है सेकंड है, सेकंड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए था। टाइपिंग महोदय जो है वो हमेशा गलती कर देते हैं, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ ध्यान ही नहीं देना है। देखिए, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है 30 शब्दों में दीजिए, 30 शब्दों में देना है। और इसी तरह से आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछा जाता है हमेशा। कल की क्लास में भी हम आपको बताए थे, आज की क्लास में भी बता रहे हैं, या तो 30 शब्द में होगा, या तो 50 शब्द में होगा, या 150 शब्द में होगा, 200 शब्द में होगा, इस तरह से। ठीक है, आपको शब्दों को गिनना सीखना होगा, शब्दों को आपको महत्व समझना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रश्नों के बारे में। कहता है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और डेप्थ में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो 100% आपको पता होगा कि बच्चा यहाँ पे जो सेकंड नंबर चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम ही है जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है, क्या है, पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ग्रोथ है, ये सभी चीज़ को लेकर चल रहा है। तो जनसंख्या का ग्रोथ कैसे हो रहा है, जनसंख्या का गणना कैसे होता है, ये जनसंख्या बढ़ क्यों रहा है, इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, समझना है। अब यहाँ पे बात कर रहा है, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि जनसंख्या विपणन को प्रभावित करने वाला 3 भौगोलिक कारण क्या है। अब हम बात करेंगे इस भौगोलिक कारणों का। चलिए उत्तर देते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारणों को में सबसे पहला कारण अगर आपसे पूछा जाए तो उसको कर दीजिएगा भू आकृतियाँ। भू आकृतियाँ की बात की जाए तो भू आकृतियाँ हो गया, जलवायु और मुद्राएं, ये 3 जो है बच्चा, ये क्या हो गया। तो इस अगर किसी भी क्षेत्र में 3 चीज महत्वपूर्ण है तो वहां पे जनसंख्या 100% क्या होगा, ग्रोथ करेगा। यही बात आपको याद रखना है। कौन कौन से आपसे पूछ लेगा कि जनसंख्या बढ़ने के जो कारण है वो 3 कारणों को दर्शाएं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सबसे पहला भू आकृति, एक निश्चित भू आकृति होना चाहिए, भू आकृति। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, जलवायु वहां होना चाहिए, और मुद्राएं होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज अगर होगा तो वहां पे क्या होगा, जीवन यापन करना संभव होगा। और जब जीवन यापन होगा तो 100% जनसंख्या वृद्धि करेगी, ये आपको याद रखना है। चलिए, उबड़ खाबड़ व उच्च भूमि की तुलना में लोग समतल व मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। इसी तरह विषम जलवायु की तुलना में सम जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। उपजाऊ मृदा कृषि कार्यों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये बातों को आपको याद रखना है। क्या आपसे पूछा जाएगा कि जो मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, क्या वहाँ पे जीवन यापन करना संभव है, तो कहेंगे नहीं संभव है, लेकिन वो लोग रह सकते हैं जो वहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, जो उस वातावरण में, जो उस जलवायु में, पर्यावरण में ढल चुके हैं। अगर मान कर चलिए हम और आप कहाँ रह रहे हैं, तो हम और आप जो है ये मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं। ठीक है, समतल मैदान में रह रहे हैं।
और हम लोग अगर मान कर चलिए किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, तकलीफ होगा, दिक्कत होगा, सर्दी जुकाम, तबीयत खराब, इस तरह से बहुत सारे चीज़ हो जाएंगे, अलग अलग चीज़। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस पर्यावरण में ढल नहीं सकते, हम लोग उस वातावरण में रह नहीं सकते हैं। और जब यहाँ पे रह नहीं पाएंगे तो बच्चे यहाँ पे जीवन यापन करना संभव नहीं होगा, यहाँ पे जो है कृषि करना संभव नहीं होगा। अलग अलग बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे जहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे वहाँ पे अपने आप को ढाल कैसे पाएंगे, समझने वाली बात है यहाँ पे। तो यही बातें हैं, ठीक है, यहाँ पे समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र, ऐसा क्यों? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है, ये आपका प्रश्न ये जो है पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा गया है ये, ठीक है, सीबीएसई एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है आपसे विश्व में उच्च जनसंख्या, हाई पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कारण क्या है, क्या कारण है ऐसा। चलिए इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। अगर आपको उत्तर पता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं पता है तो ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देखिएगा एक सेकंड यहाँ पे, चलिए। विश्व के जिन क्षेत्रों की जलवायु मानव व मानवीय क्रियाओं के अनुकूल है, ठीक है, क्या कह रहा है, विश्व के जिन क्षेत्रों में जो जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे जलवायु और मानवीय क्रियाओं का क्या है, अनुकूलन है, ठीक है, वहां और भूमि समतल व उपजाऊ तथा जल एवं खनिज प्रचुर मात्रा में है, वहां पे जनसंख्या क्या होगा, उच्च घनत्व पाया जाएगा। अब यहाँ पे अच्छे ढंग से ध्यान से मेरे बात को सुने, समझिए, सब कुछ क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको देख चलेंगे, पटना हो गया आपका यूपी का लखनऊ हो गया, भारत का दिल्ली हो गया, तो ये सब क्या है, राजधानियां हैं। और राजधानी में क्या होता है बच्चा, तो राजधानी में अधिक से मात्रा में क्या होता है, आप खनिज होता है, आपका जल होता है, आपका वहाँ पे अच्छे ढंग से लोग जीवन यापन कर सकते हैं, वहाँ पे लोग कुछ भी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, चाहे कृषि की बात करें, उद्योग की बात करें, या फिर कुछ भी, ठीक है, कोई भी काम कर ले लेकिन वहाँ पे वो जीवन यापन कर लेते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, ठीक है। तो इस पर्पज से इस चीज को देखकर लोग कहाँ जाते हैं, जहाँ पे अधिक लोग हैं, जहाँ पे कंपटीशन है, ठीक है ना, वहीं ना जाएंगे। और जब वहाँ पे लोग जाने लगते हैं तब वहाँ पे क्या बढ़ता है, घनत्व, डेंसिटी बढ़ने लगता है, जनसंख्या का जो घनत्व है बढ़ने लगता है। आप पढ़ कर देखिए, जनसंख्या, बिहार का जनसंख्या पढ़िएगा, यूपी का जनसंख्या पढ़िएगा, भारत का जनसंख्या पढ़िएगा, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो आपको कहाँ मिलेगा, तो अक्सर आपको कैपिटल अर्थात राजधानी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे संसाधन अधिक है, और संसाधन अधिक होंगे बच्चा तो जाहिर सी बात है कि हम और आप, आपके पिताजी, हमारे पिताजी, सभी लोग कहाँ जाएंगे, तो वहाँ पे ही अपना जो है जीवन यापन करने के लिए जाएंगे, हमारा और आपका पेट भरने के लिए जाएंगे। क्लियर है, गया दिमाग में बात, यही है कारण, ठीक है, यही है। ऐसा क्या पूछ रहा है, क्षेत्रों के बारे में पूछ रहा, तो आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे अधिक मात्रा में क्या हो, आपका प्रचुर मात्रा में खनिज हो, जल हो, संसाधन का जो है आपका प्रचुर मात्रा में जो है वहाँ पे प्रयोग होता हो, ये सब चीज़, ठीक है, यातायात की सुविधा हो, ये सारे आप पॉइंट को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पूर्वी भाग यूरोप, उत्तर पश्चिम भाग तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सारे के सारे उच्च घनत्व वाले जो है स्थान हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी लिख सकते हैं, अपने भारत के बारे में भी लिख सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट है, कहता है क्या, ध्यान देंगे, कहता है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं, महत्वपूर्ण है। आज आपका पूरा क्लास खत्म कर देंगे इसमें, क्या में, तो पॉपुलेशन के बारे में जो चैप्टर है आपका सेकंड नंबर चैप्टर, उसका पूरा खत्म होगा पॉपुलेशन के बारे में, क्या कारण थे, क्या नहीं, जो भी बच्चा नहीं पढ़ा है टेंशन नहीं लेना है, सब यहाँ पे कर देंगे। देखिएगा जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक पूछा है ना, चलिए एक एक घटक को हम यहाँ पे आपको याद करवाते चलेंगे साथ में। देखिएगा पहले उत्तर में आप क्या लिखेंगे, तो आपसे पूछा है जनसंख्या घनत्व के 3 घटक, 3 घटक जो है आप ऊपर में लिखने का कोशिश करेंगे।
जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हो गया आपका जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 हो गया। अब इसको क्या कर रहा है आपसे, ये तीनों को आपको कारण बताना है, ठीक है। तो पहले तो आप जब भी अपने प्रश्न का जो है उत्तर कॉपी में देंगे ना, तो आपको क्या करना है, इसी तरह से उत्तर देना है और इसको अंडरलाइन कर देना है, ब्लैक पेन हो, ब्लू पेन हो, जो भी हो अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। इससे होता क्या है, देखो इससे होता है कि जब भी आपका एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, देखिए अब आपका स्कूल तो है नहीं कि स्कूल में 10 है बच्चा, 20 है, 40 है, 50 है, तो आराम से टीचर चेक कर रहा है, 1 महीना का टाइम है। बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें लाखों लाखों बच्चा होता है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख बच्चा जो होते हैं, सभी का कॉपी चेक करना होता है। तो एग्जामिनर जो होता है बच्चा प्रेशर में फटाफट जो है पलटता है और कॉपी चेक करता जाता है। इस कारण से अगर आप इस प्रकार से अंडरलाइन करते हैं, हेडलाइन देते हैं, तो एग्जामिनर का ध्यान डायरेक्ट क्या जाता है, आपके उत्तर पे जाता है और आपको जो है सही कर देता है, नंबर दे देता है। ये एक तरीका होता है स्मार्ट ढंग से लिखने का। आप अगर कम भी पढ़े हैं और इस तरीके से अपने कॉपी को सजाते हैं तो 110% आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तरीका भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हर चीज़ आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा बोर्ड एग्जाम के ध्यान में रखकर। अब ये हो गया। अब एक एक चीज को आपको दर्शाना है, वो ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, क नंबर, जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों को गणना जो है यह क्या है, तो निम्न अनुसार करके ज्ञात करते हैं। पहला पॉइंट, जन्म दर जो होता है वो किस आधार पर होता है, इसका जो डाटा है वो कैसे होता है। देखो जन्म दर जो है या प्रति 1000 मतलब 1000 प्रति 1000 महिलाओं पर जो है उसके जन्मे बच्चों की गणना जो है की जाती है, ये आपको याद रखना है, 1000 महिलाओं पे। पॉइंट नंबर सेकंड, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ग विशेष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की जनसंख्या को क्या कर दिया जाता है, तो गणना की जाती है, ठीक है। मानकर चलिए अगर बात की जाए किसी विशेष क्षेत्र की, ठीक है, मानकर चलिए कोई भी विशेष क्षेत्र आपके मन में जो भी है आप ले लीजिए, उस क्षेत्र को हम ध्यान में रखकर वहाँ क्या करेंगे, तो वहाँ कोई विशेष वर्ग को ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर मानकर चलिए कोई भी वर्ग, कोई भी आप जाति समुदाय को ले सकते हैं, उस जाति को वहाँ पे सरकार ध्यान में रखेगी, टारगेट में लगी, ठीक है। अब उस सरकार क्या करेगी, तो उस जाति का क्या करेगी, डाटा निकालेगी, उसका सर्वेक्षण करेगी कि उस जाति में पूरे 1 वर्ष में कितने बच्चे जो हैं, कितने व्यक्ति जो हैं उनका मृत्यु हुआ है। क्लियर है, मृत्यु हुआ है। इससे क्या पता चलेगा, उनको यह पता चलेगा कि इस क्षेत्र में उस वर्ग का जो मृत्यु दर है वो क्या है। समझ रहे हैं ना बात को, यही सब आपका जो है डाटा जनसंख्या में आता है। पॉइंट नंबर तीसरा, प्रवास मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अंतर्गत लोग प्रतिवर्ष कारकों के कारण एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान आकर्षण की ओर बढ़ते हैं, और यही कारण है, मतलब यही सब कारण है जो कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते हैं। जैसे कहीं पे जो है आपका संसाधन की कमी हो गया, कहीं पे मृत्यु दर अधिक है, तो कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, मतलब ये अभी आपको क्या करना है, तो बस आपको माइंड में याद करना है, ठीक है। जनसंख्या के बारे में आप तब समझ सकेगा जब आप ग्रेजुएशन में जाइएगा, कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको जनसंख्या विस्तार समझ में आएगा क्या होता है जनसंख्या। जब हम थे तो हमको भी समझ में नहीं आया था, बस हम भी इस तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़कर निकल गए थे। देखिए 2 तरीका होता है सब पढ़ने का, एक जो समझ में आ रहा है उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जो ज़्यादा परेशान हो रहा है आदमी जिस टॉपिक में, उसको बस याद रख लीजिए, समझ लीजिए कि एग्जाम में आपका प्रश्न छूटे ना, ठीक है। ये 2 तरीका से अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा है, उसके पीछे पढ़ना नहीं है। हम पूरा ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं कि गणना कैसे होता है, एक मृत्यु जो है स्त्रियों की गणना जो है उसके बच्चों जो है उसके कैसे होता है, और आपका जो है विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समुदाय का जो है उसका जनसंख्या देखा जाता है कि उसका मृत्यु कितने हुए हैं पूरे 1 साल में। इसी के आधार पर जो है उसका डाटा बेस बनाया जाता है सरकार के द्वारा। चलिए स्पष्ट करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कहता है जन्म दर और मृत्यु दर क्या है। जन्म दर और मृत्यु दर, अब आपको समझ में आएगा जन्म दर और मृत्यु दर क्या है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है।
जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर जो है इसे प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या की गणना द्वारा निम्न गणितीय सूत्र से ज्ञात किया जाता है। अभी हम आपको थोड़ा देर पहले ऊपर यही बात समझाए ना जी, यही तो समझाएं आपको। क्या समझाएं कि जो पूरे एक वर्ष में जो डाटा होता है वो सरकार अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अधिकारियों को ये डाटा जो है कलेक्ट करने के लिए दिया जाता है कि उस क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, कौन है, महिलाएं, उस महिलाओं का जो है यह पता कीजिए कि कितने महिलाएं ऐसे हैं जिनके बच्चे जो है जन्म के समय क्या हो गए, मृत्यु हो गए। ठीक है, जीवित बच्चों की संख्या कितनी है और उनका जो बच्चा जन्म के समय है वह मृत्यु कितने हुए हैं। इससे क्या पता चल जाता है, इससे दोनों डाटा पता चल जाएगा सरकार को कि अभी तक हमारे क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं जिनके बच्चा जो है स्वस्थ है, अच्छा है, बेहतर है, और कितने ऐसे हैं जो कि उनका बच्चा जो है मृत्यु हो गया है जन्म के समय में। तो इसी को कहा जाता है शिशु मृत्यु दर, इसको कहा गया है। ठीक है, ये सभी चीज आपको आगे समझ में आएगा, बस आप यहाँ पे मेरे बात को सुनते चलिएगा और इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जन्म दर किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी 3 महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये जरूर आप लोग याद रखेंगे कि आपसे पूछ लिया जाए कि जन्म दर जो है यह विशेष जनसंख्या वृद्धि के लिए किस 3 महत्वपूर्ण घटकों का कारण है, तो आपको क्या देना है उत्तर, आपको उत्तर देना है कि जन्म दर जो है ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए, क्या क्षेत्र विशेष के लिए, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी 3 महत्वपूर्ण घटक है। एक तो आपको बता ही दिए क्षेत्र के बारे में कि कोई भी क्षेत्र हो जहाँ पे स्त्रियों का जो है यहाँ पे डाटाबेस निकाला जाता है कि कौन ऐसी स्त्री है जो कि बच्चों को जो है अच्छे ढंग से जो है जन्म दी है और कौन ऐसी स्त्री है जो कि जन्म के समय में उसका बच्चा जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो ये डाटा मिल गया सरकार को। दूसरा मिल गया कि विशेष क्षेत्र में कोई ऐसे समुदाय का वहाँ पे अध्ययन किया जाता है, वहाँ पे उसका जो है खोज किया जाता है, उसके बारे में डाटा निकाला जाता है कि कौन ऐसे समुदाय है जो पूरे वर्ष में सबसे अधिक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, सरकार को जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मृत्यु दर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। कहता है किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ग विशेष की समयावधि में प्रति हजार जनसंख्या पर मृतकों की संख्या की गणना जो है ज्ञात की जाती है। क्या की जाती है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ग विशेष की जो है समयावधि में प्रति 1000 जो जनसंख्या है इसकी मृत्यु की जो है गणना की जाती है और इस आधार पर यह डाटा निकाला जाता है कि वहाँ पे जो है कितने लोग अब तक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। मृत्यु किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाला कारकों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे नहीं समझ में आया तो मेरे बात को सुनिए। ठीक है, मानकर चलिए किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्र में कोई खास समुदाय रह रहा है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। हम यहाँ पे किसी भी समुदाय का, किसी जाति का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। ठीक है, आप अपने मन में ले सकते हैं। तो कोई भी क्षेत्र में जो है उस वहाँ पे जो है विशेष रूप से कोई जाति है, ठीक है, कोई जाति है, उस जाति का सरकार के द्वारा यह आदेश निकाला जाता है कि उस जाति का जो है इस साल क्या किया जाएगा, जांच किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, डाटा निकाला जाएगा कि इस जाति में पूरे 1 वर्ष में या फिर पूरे 5 वर्ष में कितने ऐसे लोग हैं जो कि मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि इस क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं इस जाति के जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो अब तक हैं। इससे आपको यहाँ पे डाटा मिल गया ना। मृत्यु किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि मिल गया ना। यहाँ पे देखो, यही सब बात आपको याद रखना है, यही सब पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यही सब पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए कितना तोड़ कर आपको बताया जा रहा है यहाँ पे चीज़ों को। ठीक है ना, यहाँ पे हर चीज़ को हम तोड़ कर बता रहे हैं, तो यही तो हो गया ना। तो मेरे ख्याल से आज के लिए यहीं रहने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा आप लोग पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा।
कल के सेशन में हम और अच्छे ढंग से विस्तार से बात करेंगे। देखिए, अभी जो हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम आपको गारंटी दिए हैं कि ये क्लास आपका अक्टूबर से नवंबर में पूरा समाप्त होगा। और अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो हम गारंटी लेते हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में आपका 400 प्लस कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि एक बेहतर रणनीति के साथ अगर तैयारी करते हैं तो एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रणनीति क्या होगा क्या नहीं होगा हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको बस यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, कोई भी पैसा भी नहीं ले रहे हैं, किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं, ना ही आपका क्लास का चार्ज, ना पीडीएफ का चार्ज, ना किसी भी प्रकार का। बस आप लोग पढ़िए, कमेंट में बताइए क्या चाहिए क्या नहीं, और साथ में लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक जरूर पहुंचाए। बस इतना करते चलिए, हम जो करना है कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पीडीएफ जरूर से आप लोग ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो आप हमें बेझिझक बताएं, हम नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।